एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल के महत्व को हम सबको समझना जरूरी है। एक एक करके ना जाने हम सबने कितने ऐसे साल बर्बाद किए, जिसका परिणाम है कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी हम लोगों को सुनने को मिलता है कि भैया बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा। ये सवाल हम लोग को अपने से पूछने की जरूरत है कि बिहार कब तक पिछड़ा रहेगा और क्या कारण है और कौन लोग जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से आज तक बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन पाया। देश एक साथ आजाद हुआ, देश के तमाम राज्य एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश बना जो आज भी पिछड़ेपन की गाथा सुनाता। आज भी पलायन सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश से होता है। बिहार के युवाओं को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। यहाँ भारी संख्या में महिलाएं मौजूद है। बताइए चाची, बच्चा लोग जाता है ना दूसरा प्रदेश, जाता है कि नहीं? शिक्षा के लिए जाएगा, रोजगार के लिए जाएगा, और अफसोस की बात यह कि उस प्रदेश में जाकर वहां पर उसे अपमानित किया जाता है। बिहारी युवाओं पर लाठियां चलाई जाती हैं और तो और इस बिहारी शब्द तक को गाली बनाने का काम किया गया है। आज दूसरे प्रदेशों में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो उन्हें ए बिहारी कहकर उन्हें गाली दी जाती है। ये बिहारी शब्द जो हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, इस शब्द को गाली बनाने का काम किसने किया, ये जवाबदेही तय करने का समय। क्यों जरूरत पड़ती है आज भी हमारी महिलाओं को, बुजुर्गों को दिल्ली में जाते हैं, एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मुलाकात करने की? क्यों यह व्यवस्था हमारे बिहार प्रदेश में नहीं होती? क्यों बिहार में बेहतर अस्पताल नहीं खुलते? पर बिहार में भैया अस्पताल तब बेहतर खुलेंगे जब बिहार के नेता अपना इलाज बिहार में कराएंगे। जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो देश विदेश जाएंगे अपना इलाज कराने, और तो और मेरे खुद के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट लेकर दिल्ली जाते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री डरते हैं। उन्हें पता है भैया कि अगर बिहार में उन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया तो संभवतः उनको अपनी आंखें निकलवानी पड़ेंगी। याद है ना, इसी मुजफ्फरपुर की घटना है वो। याद है किस तरीके से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने गए थे। ऑपरेशन कराना था बाईं आंख में, कर दिया गया दाईं आंख में। ऐसी हालत कर दी गई कि उनको अपनी आंखें तक निकलवानी पड़ी। ये है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, और हम लोग दशकों से देखते आ रहे हैं इसी व्यवस्था को, दशकों से देखते आ रहे। ना जाने पिछली कितनी पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया एक विकसित बिहार की सोच में, उसके निर्माण में। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक
वो इसी दिशा में प्रयासरत रहे कि कैसे अपने देश, अपने प्रदेश के लोगों को विकास की राह से जोड़ा जाए। मेरे नेता संभवतः आज जीवित होते अगर वो अपने जीवन के अंतिम दौर में अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहे होते। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था तो उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि उनको अस्पताल जाना। उनको चिंता इस बात की थी कि कोरोना के समय में, लॉकडाउन में जो लोग हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपने प्रदेश, अपने गांव जा रहे हैं, उन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी। दिन रात अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए उन लोगों के राशन की चिंता वो कर रहे हैं। और मुझे खुशी और मुझे गर्व होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने एक ऐसी योजना का निर्माण किया जो उनके जाने के बाद भी आज लगभग 3 साल हो गए उनको गए। उनके जाने के 3 साल के बाद आज भी वो योजना प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच आदरणीय रामविलास पासवान जी की। जितने लोग आज मोबाइल कैमरा हाथ में पकड़े हुए हैं, ये सोच, ये देन मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की थी। जब वो दूर संचार मंत्री थे उस वक्त उन्होंने ये संकल्प लिया था कि एक ऐसा दिन आएगा जब ये मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला, गरीब से गरीब आदमी के हाथ में ये मोबाइल फोन होगा। ये सपना उन्होंने उस वक्त देखा था। उस वक्त जितने ये विपक्ष के लोग हैं, ये लोग उनका मजाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि भैया उन दिनों में इनकमिंग जो फोन आता था उसको भी उठाने का पैसा लगता था। 16 रुपए, 18 रुपए उस वक्त पैसा लगता था फोन उठाने का। उस वक्त मेरे नेता ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बैगन के भाव मोबाइल फोन बिकेगा, और आज उनका सपना सच हुआ। ये दिन मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी। ये बातें आज आप लोग के सामने साझा करने का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य। जरूरत है हम लोग को इस बात को समझने की सही मायनों में कौन हमारे लिए कार्य करता है, कौन हमारे लिए चिंता करता है। ये पहचान करना हम लोग को जरूरी है कि कौन लोग सिर्फ जात पात, धर्म, मजहब की राजनीति में हम लोग को उलझाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं, और कौन लोग सही मायनों में दिल से हम लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बिहार को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं। ये सोच हम लोगों को अपने अंदर लाने की जरूरत है। आज जो लोग बिहार में सरकार में बैठे हुए हैं भैया, किस मुंह से बोलते हैं ये लोग बिहार के विकास की बात। इन लोगों को बिहार की जनता ने दशकों दशक का समय दिया है। आजादी के बाद से इन्हीं लोगों की सरकार है भैया बिहार में। आज जो महागठबंधन के लोग हैं, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, यही लोग तो बिहार की सरकार में सत्ता में रहे। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही। उसके बाद लगभग 1.5 दशक तक राष्ट्रीय जनता दल का हम लोगों ने शासन देखा, और अब लगभग पिछले 2 दशक से, 20 साल से हम लोग मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन देख रहे हैं। बताइए क्या किया इन लोगों ने इतने सालों में, क्या व्यवस्था दी हमारे बिहार को। आज भी मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा जाना पड़ता है। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? क्यों पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में ऐसे एजुकेशनल हब नहीं खुल सकते? क्यों बेहतर शैक्षिक संस्थान नहीं खुल सकते? भाई बिहार वो धरती है जिसपे दशकों से, सदियों से लोगों ने शिक्षा को लेकर गर्व करने का काम किया। आज मुझे भी गर्व होता है जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष
भारत आते हैं G20 समिट के लिए, तो उस वक्त माओ बहिन के द्वारा जो भोज आयोजित किया जाता है, उस भोज में प्रधानमंत्री उसके पीछे तस्वीर में नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। सोचिए, ये बिहार का इतिहास रहा। जब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे, फख्र करते थे, पर आज बिहार में शिक्षा के हालात देख लीजिए। बताइए मेरे युवा साथी, कितने सालों में आप लोगों का डिग्री का कोर्स पूरा होता है? कितना साल? 5 साल। 3 साल का डिग्री का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक पूरा नहीं होता है। ये बिहार में शिक्षा व्यवस्था बना दी गई है। इसीलिए साथियों, ये आग्रह करने आया हूं आज आप लोगों से, जरूरत है हम लोगों को इस बात को पहचानने की कि कौन दुख सुख में हमारे साथ खड़ा है और कौन से जात पात की राजनीति करता है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हो। एक आपराधिक घटना हमको बता दीजिए, एक हत्या कोई ऐसी बता दीजिए जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए हो, पीड़ित परिवार से उन्होंने मिलना जरूरी समझा हो। आए दिन बिहार में हत्याएं, लूटमार, अपहरण, डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बच्चियों की इज्जत आबरू लूट कर उन्हें नदी नाले में फेंक दिया जाता है। मेरे मुख्यमंत्री को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जहरीली शराब पीने से आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही है, पर मेरे मुख्यमंत्री को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो जब मुख्यमंत्री जी को हमारे अच्छे बुरे भले से फर्क ही नहीं पड़ता, तो उनके होने या ना होने से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संकल्प हम लोग को लेने की जरूरत है। आज बताइए, यहाँ पे चीनी मिल का मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा? लंबे समय से कितनी बार आए मुख्यमंत्री यहाँ पर उसको हल करने के लिए? क्या फर्क पड़ता है मुख्यमंत्री को कि चीनी मिल में जो मजदूर थे उनको उचित मुआवजा मिला कि नहीं मिला? कितने मजदूरों ने तो बिना किसी आर्थिक मदद की वजह से उन्होंने अपना दम तक तोड़ दिया। आज उनके परिवार बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आना तक जरूरी नहीं समझते, देखना तक जरूरी नहीं समझते कि भैया कैसे इस चीनी मिल को हम लोग दोबारा चला सकते हैं, कैसे उन मजदूरों को हम लोग उचित मुआवजा दे सकते हैं। पर जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इसकी बात करता है, बंद पड़े तमाम कारखानों को चलाने की बात करता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से नफरत होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से नफरत होती है कि क्यों चिराग पासवान बिहार के विकास की बात करता है। बताइए भैया, क्या कसूर है चिराग पासवान का? ना हमारे पास आय से ज्यादा संपत्ति है, ना हमारे पास कोर्ट कचहरी में कोई हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, पर फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान बिहार के विकास की बात करता है, बिहार में ही बेहतर शिक्षा, बिहार में ही बेहतर रोजगार की बात करता है, बिहार में औरतों महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है, किसान मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, नौजवान युवा साथियों के बेहतर भविष्य की बात करता है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। कैसे करेंगे भैया समाप्त? जब कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा ही नहीं है तो क्या षड्यंत्र रचेंगे? तो तैयारी की गई कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। फिर तैयारी की गई कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, इसके पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का नामो निशान समाप्त कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान को इसके घर से, इसकी मां बूढ़ी नानी के साथ इसका सामान सड़क पर उठाकर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान
शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूं, जितनी ताकत आजमानी आजमानी। सर पे कफन बांध के निकलो कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाऊंगा, और ये वादे के साथ साथ आप सबके साथ की भी अपेक्षा रखता हूं। जरूरी है साथियों हम लोग को इस बात को समझने, उन राज्यों ने जहां के नेतृत्व ने अपने प्रदेश के लोगों की चिंता की, आज वो राज्य देखिए कहां से कहां पहुंचे। हम लोग के बगल का राज्य उत्तर प्रदेश ही देखिए, आज हम जा रहे हैं, कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें साक्षी बनने का हमको सौभाग्य मिला है। पर देखिए किस तरीके से अयोध्या भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कितनी खूबसूरती से। ना सिर्फ वहां पे मंदिर का निर्माण, ना सिर्फ ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय, पर सोचिए उस क्षेत्र का व्यवसाय कितना बढ़ेगा, वहां के लोगों की आमदनी कितनी बढ़ेगी, वहां का राजस्व कितना बढ़ेगा। हमारा प्रदेश एक सौभाग्यशाली प्रदेश है जहां पे अनंत संभावनाएं हैं। अगर उनको विकसित करने अगर हम लोग लग गए तो सोचिए हमारे प्रदेश का राजस्व कितना बढ़ेगा और लोगों की आस्था को भी सम्मान मिलेगा। वैशाली में भगवान महावीर की जन्मस्थली हो या लछवाड़ हो, या पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी की धरती हो, या गौतम बुद्ध की धरती गया हो, या मेरी माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी हो, अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो क्यों नहीं सीतामढ़ी में मेरी माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। आज विनीता जी के रूप में नारी शक्ति हमारी पार्टी के साथ जुड़ रही है, और इनके साथ हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़ रही है। पर जो नारी शक्ति का रूप है, जो नारी शक्ति जो ममता का प्रतीक है, माता सीता, अगर उनका भी उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण होता है तो एक तरफ जहां हम लोग की आस्था को सम्मान मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ सोचिए उस क्षेत्र का व्यवसाय कितना बढ़ेगा, उस क्षेत्र का राजस्व कितना बढ़ेगा। इस दिशा में हम लोग को काम करने की जरूरत है। आज बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट इसी सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करता है, जब हम लोग चाहते हैं कि अपने ही गांव, अपनी ही पंचायत में हम लोग को रोजगार के अवसर मिले, जहां बेहतर शिक्षा, बेहतर तालीम हासिल करने के लिए हम लोग को अपना गांव घर छोड़कर ना जाना पड़े, अपने ही क्षेत्र में हम लोग को बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनेस स्कूल हम लोग को वहां पर मिले। ये व्यवस्था करने की बात बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करता है, और इसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है। पर मैं जानता हूं कि अकेले चिराग पासवान से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारना संभव नहीं है। ऐसे में मुझे जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग। आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव गांव जाकर, घर घर जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, बस आप लोग अपना साथ दें, बदले में आप लोग को कर दूंगा। ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूँ। और आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूँ, आपकी जितनी भी मांगे हैं चीनी मिल को लेकर, इसको भी हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जोड़ने का काम किया। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जिस दिन बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार होगी, उस दिन इन तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा। ये चिराग पासवान का वादा है आप लोगों को। साथियों, आज इस कड़कड़ाती ठंड में, और सही मायनों में आज बहुत ठंडा है भैया। आज हम भी जब आ रहे थे तो हमको भी ठंडा मंच पे बैठे बैठे भी लग रहा था, पर उसके बावजूद
आप सब लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पर आए, और आज जिस मिलन समारोह के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली से आप लोग विनीता विजय जी का स्वागत करें। इन्होंने अथक परिश्रम से हमेशा अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की इन्होंने सोच रखी। निरंतर ये मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संपर्क में रही, अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर, भले ये सत्ता में हो नहीं हो, पर दिन रात ये प्रयास में रही कि कैसे अपने माध्यम से ये अपने क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे पाए, कैसे उनके हक को, उनके अधिकार की मांगों को ये पूरा कर सके। यकीनन मेरे लिए भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, मेरे लिए, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए ये हर्ष की बात है कि विनीता विजय जी जैसी हम लोगों को एक मजबूत साथी हमारी पार्टी में मिले हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों से आप लोग इनका स्वागत करें। इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए, इस सफल कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं के साथ तमाम हमारे पार्टी के सदस्य जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया, मैं चाहूंगा यहाँ पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर